नमस्कार। एग्जाम्स क्वेश्चंस के PYQ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया टॉपिक इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश PCS के 1991 के प्रीलिम एग्जाम के प्रश्नों से किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? जिसके ऑप्शंस हैं, पहला 42वां संशोधन, दूसरा 45वां संशोधन, तीसरा 51वां संशोधन, चौथा 43वां संशोधन। जिसका सही जवाब है पहला 42वां संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता जैसे 3 शब्दों को जोड़ा गया। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसने स्वर्ण समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया। अगला प्रश्न, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पहला श्री राजगोपालाचारी, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा JB कृपलानी, चौथा डॉक्टर BR अम्बेडकर। जिसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने संविधान निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। संविधान निर्माण की प्रमुख समितियां निम्नलिखित हैं। समितियां एवं उनके अध्यक्ष, पहला प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। झंडा समिति यानी फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न, आकस्मिकता निधि यानी कंटिंजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है यानी खर्च कर सकता है? पहला राष्ट्रीय संकट के समय, दूसरा संसदीय स्वीकृति के बाद, तीसरा संसदीय स्वीकृति के पूर्व, चौथा नहीं व्यय कर सकता। जिसका सही जवाब है तीसरा संसदीय स्वीकृति से पूर्व। संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि यानी कंटिंजेंसी फंड को संसद की स्वीकृति से पूर्व खर्च कर सकता है। आकस्मिकता निधि यानी कंटिंजेंसी फंड में समय समय पर विधि यानी रूल द्वारा निर्धारित निधियां प्राप्त की जाती हैं। निधियां मतलब पैसे। यह निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है, मतलब इसका खर्च राष्ट्रपति निर्धारित करता है। वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय यानी खर्च के लिए अग्रिम दे सकता है, जिसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है। मतलब खर्च करने के बाद संसद इस पर डिस्कशन करने के बाद इसकी पुष्टि प्रदान करेगी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिडुअल पावर किसमें सन्निहित हैं? पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्य, तीसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, चौथा संसद। जिसका सही जवाब है चौथा
संसद। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ तथा राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के विभाजन के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार केवल संघ को है, यानी केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार केवल राज्यों को है, जबकि समवर्तीय सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों यानी रेसिडुअल पावर का तात्पर्य ऐसे विषयों से है जो संविधान के 7वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। इन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संघ विधानमंडल यानी संसद में सन्निहित है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में है। अगला प्रश्न, योजना आयोग जो अब नीति आयोग में परिवर्तित हो गया है का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? पहला उपराष्ट्रपति, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा कैबिनेट मंत्री, चौथा सर्वोच्च न्यायालय का जज यानी सुप्रीम कोर्ट का जज। जिसका सही जवाब है तीसरा कैबिनेट मंत्री। योजना आयोग का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के समान होता है। वह आयोग का कार्यकारी प्रमुख होता है। उसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है। उसे मंत्रिमंडल के मंत्रियों के समान दर्जा प्राप्त होता है, यद्यपि वह केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग, जो कि एक गैर संवैधानिक निकाय है, का गठन किया। अगला प्रश्न, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? पहला सरकारी अधिवक्ता, दूसरा राष्ट्रपति का कानूनी अधिकारी, तीसरा कानूनी सलाहकार, चौथा प्रशासनिक अधिकारी। इसका सही जवाब है तीसरा कानूनी सलाहकार। भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, किंतु उसे किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में बोलने का अधिकार होता है, परंतु उसे मत देने यानी वोट करने का अधिकार नहीं होता, जिसकी विस्तृत जानकारी संविधान के अनुच्छेद 88 में दिया गया है। उसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, मतलब उसका पद राष्ट्रपति की दया पर निर्भर होता है। उसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल, जिसे महाधिवक्ता कहा जाता है, तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है, परंतु महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके पद से हटाया जा सकता है। पहला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, दूसरा राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, चौथा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर।
जिसका सही जवाब है चौथा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। भारत के निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने ही निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति व आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्हें दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत यानी सदस्यों के 2/3 द्वारा संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होता, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? पहला 1990, दूसरा 1983, तीसरा 1980, चौथा 1977। जिसका सही जवाब है तीसरा 1980। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की दशाओं और कठिनाइयों का अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन कर उसके सुधार हेतु सिफारिश करने के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त करने की शक्ति दी गई। अभी तक राष्ट्रपति द्वारा 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। पहला 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर की अध्यक्षता में काका कालेकर आयोग, दूसरा 20 सितंबर 1978 को वीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन। वीपी मंडल आयोग द्वारा 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत रिपोर्ट में सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई थी, जिसे स्वीकार कर 8 सितंबर 1993 से लागू किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? पहला मीसा, दूसरा एंटी डावरी एक्ट, तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, चौथा प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। जिसका सही जवाब है पहला मीसा। भारत के प्रमुख सामाजिक अधिनियमों में एंटी डावरी एक्ट दहेज के विरुद्ध नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स व अनैतिक आवागमन अधिनियमों की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट है। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए पॉलिटी के प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।